गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने जो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा था और उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि नेफ्रॉन जो है इट कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स। बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, दिस इज़ द लूप ऑफ हेनले, ये जो हेयर पेन जैसी शेप है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। ये 5 पार्ट्स जो है इनके बारे में कल मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया था और ये बताया था कि नेफ्रॉन जो है उसका काम क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करना और यूरिन की फॉर्मेशन करना। तो यूरिन फॉर्मेशन होती कैसे है, थोड़ा जो है जब कल हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था नेफ्रॉन का तो उसमें भी एक्सप्लेन हुआ था, पर आज जो है सेपरेट बिल्कुल यूरिन फॉर्मेशन के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि एक्चुअली जो है यूरिन फॉर्मेशन जो है किस तरह से होती है। तो यूरिन फॉर्मेशन जो है बेटा इट अकर इन 3 मेन स्टेप्स। यूरिन फॉर्मेशन जो है ये 3, इसके लिए जो है 3 में जो है हमारे मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस होता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड जो मेथड है वो है रीएब्जॉर्प्शन और थर्ड मेथड जो है वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो फर्स्ट स्टेप जो यूरिन फॉर्मेशन का है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, किस तरह से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो है क्या होगी, ग्लोमेरुलस के द्वारा ब्लड जो है फिल्टर होगा। ग्लोमेरुलस क्या था, ग्लोमेरुलस जो है वो जो मैंने नॉट बनाई थी, यहाँ से फिर से हम देखते जाते हैं, ये जो नॉट बनाई थी बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज की दैट आर प्रेजेंट इन द बोमेन कैप्सूल, इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो एफरेंट आर्टरियोल क्या करती है, ब्लड को लेकर आती है कहाँ पर, ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस से ब्लड क्या होगा, फिल्टर होगा। तो ये जो फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की, इसे जब ग्लोमेरुलस उस ब्लड को फिल्टर करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वो जो फिल्टर करने के बाद नीचे आ जाना है उसे हमने कहना है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो एवरेज अगर हम बात करें तो एवरेज जो है 1 मिनट में हमारी जो किडनी है वो 1100 ml से लेकर 1200 ml ब्लड जो है उसको फिल्टर करती है। मतलब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बनता है 1 मिनट के अंदर वो कितना बनता है, वो एवरेज जो है वो 1100 ml टू 1200 ml ब्लड जो है वो फिल्टर्ड होता है। और अगर हम बात करें तो जो हमारा कार्डियक आउटपुट है, मतलब जो हार्ट जो है एक वेंट्रिकल के द्वारा जो ब्लड रिलीज होता है उसका 1/5 पार्ट जो है वो ब्लड जो है फिल्टर्ड होता है। तो ग्लोमेरुलर जो कैपिलरी ब्लड प्रेशर है इट कॉजेज ब्लड फिल्ट्रेशन। तो वो ब्लड फिल्ट्रेशन होती कैसे है, ब्लड फिल्ट्रेशन का कोई कारण है, मतलब जो ग्लोमेरुलस से जो ब्लड फिल्टर होना है बोमेन कैप्सूल के अंदर आना है वो किसके द्वारा होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर के थ्रू। और ये 3 लेयर्स के थ्रू जो है ब्लड फिल्टर होगा। ये 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स, जो ग्लोमेरुलर जो है जो ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है नॉट लाइक बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, उनकी जो ब्लड वेसल्स है उनकी एंडोथीलियम के द्वारा, बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा जो उसके बीच में प्रेजेंट है, और जो बोमेन कैप्सूल की एपिथीलियम है उसके द्वारा। क्योंकि जो बोमेन जो कैप्सूल है उसकी एपिथीलियम के अंदर जो है सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको पोडोसाइट सेल कहते हैं। और ये जो पोडोसाइट सेल्स होते हैं ये इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि इनके बीच में छोटी छोटी स्पेसेस बच जाती हैं जिनको स्लिट स्पोर्स कहते हैं। और इन्हीं स्लिट स्पोर्स से वो जो फिल्ट्रेशन होती है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो निकल कर बाहर आता है। तो मेनली जो ग्लोमेरुलर से जो ब्लड फिल्टर होता है वो इन 3 लेयर्स के थ्रू होता है, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथीलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल्स के द्वारा। इसके अलावा जो ब्लड है इट इज़ फाइनली फिल्टर्ड बाय दीज। जब ये ब्लड जो है फाइनली फिल्टर्ड होकर इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो है बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता है, तो ये जितना भी हमारे ब्लड जो फिल्टर होकर जो हमारा फिल्ट्रेट बनता है उनके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, सारे प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, सिवाय किसके, सिवाय प्रोटीन के, आरबीसी के और डब्ल्यूबीसी। मतलब जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर प्रोटीन रह जाएगा, आरबीसी रह जाएगा और डब्ल्यूबीसी रह जाएगा। बाकी जितने भी कंपोनेंट्स होंगे प्लाज्मा के
जैसे ग्लूकोज होगा, अमाइनो एसिड्स होंगे, इसके अलावा जो है सोडियम आयन्स होंगे, पोटाशियम आयन होंगे, सारे यूरिक एसिड होगा, सब कुछ फिल्टर हो जाएगा, सब कुछ फिल्ट्रेट होकर जो है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। और इस तरह से जो वो बन जाएगा हमारे पास एक GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, कि ब्लड के द्वारा जितना कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो ग्लोमेरुलर से निकल कर जो बोमेन कैप्सूल के अंदर आया है उसके अंदर एक्सेप्ट RBC, WBC और प्रोटीन के अलावा सारी ही चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे ग्लूकोज प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, पोटाशियम आयन प्रेजेंट है, बहुत सारे जो वेस्ट सब्सटेंसेस भी एज वेल एज यूजफुल सब्सटेंसेस भी उस फिल्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो किडनीज ने 1 मिनट के अंदर जितना अमाउंट बनाया है उसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। और जो एक हेल्दी इंडिविजुअल है उसमें ये कितना बनता है बेटा? 125 ml पर मिनट। 1 मिनट में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है वो कितना बनता है? 125 ml, जो कि हमारा अगर हम पूरे दिन में कैलकुलेट करें तो वो कितना हो जाएगा? 180 लीटर पर डे। मतलब 180 लीटर जो फिल्ट्रेट है वो ब्लड के द्वारा बनता है एक दिन में। जबकि आपने देखा होगा कि ये 180 का 80 जो है आपकी बॉडी जो है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बाहर एक्सक्रीट नहीं कर देती। एक दिन में जो यूरिन आप प्रोड्यूस करते हैं वो कम से कम आप कितना करते हैं? 1.5 लीटर पर डे। ब्लड जो है उससे फिल्टर हो रहा है, जो किडनी ब्लड को फिल्टर करके जो ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट बना रही हैं वो 180 लीटर पर डे बना रही हैं, पर जो आप इन द फॉर्म ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करते हो वो करते हो 1.5 लीटर। इसका मतलब 180 लीटर, और अगर हम 1.5 लीटर को कंपैरिजन करें तो इसका मतलब नियरली 99% जो फिल्ट्रेट है वो फिर से रीएब्जॉर्ब्ड होता है। वो फिर से जो है रीएब्जॉर्ब्ड होगा। किनके द्वारा रीएब्जॉर्ब्ड होगा? रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा जो है रीएब्जॉर्ब होगा। अब रीनल ट्यूब्यूल्स क्या है? मीन्स हम लोगों ने जो कल कहा कि यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से ये जो ग्लोमेरुलस है यहाँ पे हमारे पास है ब्लड, ब्लड में से फिल्टर होकर जो नेफ्रिक फिल्टर यहाँ पर आया उसके अंदर सारा जो है सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाटर और आपके नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट है। यहाँ पर जो ब्लड रह गया उसमें सिर्फ RBC, WBC और प्रोटीन है। यहाँ पर जो आ गया फिल्ट्रेट बन के वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि 180 लीटर पर डे नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है, पर हम इसका मतलब वो क्या हुआ? वो यूरिन बन गया? नहीं, यूरिन नहीं है। यूरिन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1.5 लीटर पर डे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा रीनल ट्यूब्यूलर पार्ट है, दिस इज द ट्यूब्यूलर पार्ट। तो 180 लीटर जो यहाँ पर प्रोड्यूस्ड हुआ है उसमें से 99% जो है उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब रीअब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होगी? ये जो ट्यूबुलर पार्ट है इसके इर्द गिर्द भी वेसल्स प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है इसके इर्द गिर्द। तो यहाँ से ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है जब ये रीनल ट्यूब्यूलर से गुजरेगा, ट्यूब्यूलर पार्ट से गुजरेगा तो रीअब्जॉर्प्शन होगी। मतलब जो इसके साथ साथ कनेक्टेड ब्लड वेसल्स हैं इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट से जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो इनके द्वारा रीअब्जॉर्ब किए जाएंगे, और जो बचेगा वो एंड में यूरिन बच जाएगा, वो हमारा 1.5 लीटर ही रह जाएगा। इसमें से 180 लीटर में से रीअब्जॉर्प्शन होनी है। और अब हम लोग देखते हैं कि वो रीअब्जॉर्प्शन किस तरह से होगी और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो रीअब्जॉर्ब होंगी। तो चलिए देखिए, अब हमें उन्होंने बताया है कि देखो सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एटसेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब्ड एक्टिवली। अब उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स होंगे, ये मतलब ग्लूकोज भी आपको पता है हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है और अमाइनो एसिड्स भी हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है। तो ये सारे जो ब्लड वेसल्स हैं जो कि रीनल ट्यूब्यूलर के आसपास हैं उनके द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा।
तो ये जितनी भी एब्जॉर्प्शन होगी ये एक्टिवली होगी। एक्टिवली जब भी कोई एब्जॉर्प्शन होती है, जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, इसका मतलब वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, जब पानी की जो रीअब्जॉर्प्शन है, अगर उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में वाटर है या उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में नाइट्रोजिनस वेस्ट है, तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन होगी वो पैसिवली होगी। इसके लिए हमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। पर जो सबस्टांसेस है जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, ये सारे जो है ये एक्टिवली जो है रीअब्जॉर्ब होंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन होनी है और हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो है कहाँ पर रीअब्जॉर्ब होंगी। तो हमारे पास जो साइट्स ऑफ रीअब्जॉर्प्शन है, पहली साइट है हमारे पास पीसीटी। तो 88% ऑफ द फिल्ट्रेट जो है यहाँ पे रीअब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। पीसीटी की जो वॉल्स हैं वो क्या क्या रीअब्जॉर्ब करेंगी? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन, यूरिया, यूरिक एसिड एंड वाटर। ये सारा का सारा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो जाना है? पीसीटी में हो जाना है। तो फिर से डायग्राम देखते हैं हम लोग। ये है पीसीटी। तो यहाँ पे जितने भी मैंने आपको सब्सटेंसेस के नाम बताए कि 88% जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ पर इनके द्वारा, जो इनकी वॉल्स हैं इनके द्वारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और कौन कौन से सब्सटेंसेस होंगे ये मैंने आपको बता दिए। फिर उसके बाद जो है लूप ऑफ हेनले। ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये जो लूप बनी हुई है, लूप ऑफ हेनले में दो चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन होगी, सोडियम और क्लोराइड। मतलब अगर उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम और क्लोराइड है तो ये भी रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर हमारे पास जो फिल्ट्रेट है वो पहुंचेगा डीसीटी में। जब वो डीसीटी में पहुंचेगा तो डीसीटी में जो है सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। और इस तरह से जो है फाइनली हमारा जो यूरिन है वो कहाँ पर पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी रीअब्जॉर्प्शन होनी है बेटा। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या क्या रीअब्जॉर्प्शन होगी? सोडियम आयन भी रीअब्जॉर्ब होगा और वाटर भी रीअब्जॉर्ब होंगे। मतलब कि ओवरऑल जो है ये आपको पता चला कि 180 लीटर में से रीअब्जॉर्ब हो गए सारे सब्सटेंसेस, सारा फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो गया। जो कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचा वो कितना पहुंचा? एक दिन का 1.5 लीटर। तो 1.5 लीटर जो बचा वो यूरिन था। नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो बना वो 180 लीटर था, पर उसमें से भी जो भी हमारे पास हमारी बॉडी को जो भी बेनिफिशियल लगा, जो भी उसमें से यूजफुल सब्सटेंसेस थे वो ट्यूबुलर पार्ट ने रीअब्जॉर्ब कर लिए। क्योंकि हमारी बॉडी जो है ऐसे ही किसी चीज़ को बाहर नहीं जाने देती है। यूजफुल सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। एंड में जो वेस्ट मटेरियल बचेगा वो क्या बचेगा? वो 1.5 लीटर बचेगा और उसको हम लोग जो है नाम देंगे यूरिन का। तो ये कलेक्टिंग डक्ट जो है ये किसके साथ आगे जाकर जो है रीनल पेल्विस के थ्रू यूरेटर्स के साथ कनेक्ट हो जाएगी। और यूरेटर से यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से जो है जब वो यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाएगा तो यूरेथ्रा के थ्रू जो है बाहर निकल जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप जिसे हमने नाम दिया रीअब्जॉर्प्शन का। थर्ड प्रोसेस है बेटा ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं होती बल्कि साथ साथ में सिक्रीशन भी होती है। जो हमारा ट्यूबुलर पार्ट है ना बेटा वो कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रीट भी करता है। अगर वो रीअब्जॉर्ब कर रहा है तो वो क्या करेगा? सिक्रीशन भी करेगा। तो यहाँ पर देखो ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। तो ट्यूबुलर सेल्स जो होते हैं, जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल है उसकी सेल्स कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन, पोटाशियम आयन, अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। इसके अलावा कुछ टॉक्सिक ड्रग्स जो होती हैं वो भी ट्यूबुलर सिक्रीशन के द्वारा होती है। और इस तरह से जो है यूरिन की फॉर्मेशन होती है। मतलब अगर ये हाइड्रोजन आयन, पोटाशियम आयन और टॉक्सिक ड्रग्स भी जो है यूरिन के अंदर मिल जाती हैं, तो इस तरह से जो है यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम लोग जो है ओवरऑल बात करें तो ये जो यूरिन है उसमें वाटर जो है वो 95% होता है, यूरिया उसके अंदर 2.7% होता है, सॉल्ट 2% होते हैं, और जो अदर मटेरियल होता है जैसे ड्रग्स हो गए, हिप्यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, विटामिन सी, डाइज, इनकी सभी की कंसंट्रेशन 0.3% होती है।
और एक अडल्ट ह्यूमन जो है वो 1.5 लीटर 1 to 1.5 लीटर यूरिन जो है एक दिन में प्रोड्यूस करता है। यूरिन का कलर जो है वो पेल येलो होता है क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्लड जो है इट इज़ रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट, सेम यूरिन भी जो है वो पेल येलो का कलर का होता है। और ये पेल कलर किस वजह से होता है, यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से होता है। तो ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो एक ह्यूमन जो है वो 25 to 30 ग्राम जो यूरिया है वो एक दिन में प्रोड्यूस करता है। और यूरिन जो है इसका नेचर कैसा है, ये स्लाइटली एसिडिक होता है और इसका जो पीएच वैल्यू है इट इज़ 6.0। इसके अलावा जो वॉल्यूम है बेटा यूरिन का, इट इज़ प्रोड्यूस्ड पर डे विल इंक्रीज ऑन अ कोल्ड डे। तो जैसे आपने देखा होगा कि सर्दियों में आपको ज़्यादा यूरिन आता है, गर्मियों में आपको कम। जितना आप लिक्विड इनटेक ज़्यादा करोगे उतना यूरिन आपको ज़्यादा आएगा, है ना। इसके अलावा जो ठंडी होती है उसमें भी आपको यूरिन ज़्यादा आता है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है या इसका वॉल्यूम जो है यूरिन का वो इसलिए बढ़ता है, कंसंट्रेशन नहीं सॉरी, इसका जो वॉल्यूम है यूरिन का वो डिपेंड करता है डेज के ऊपर भी कि डे कैसा है, कोल्ड डे है। क्योंकि कोल्ड डे में क्या होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है इसकी जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होती है। तो इसकी प्रोडक्शन की वजह से भी यूरिन जो है उसकी वॉल्यूम में इंक्रीज होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन और कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। यही फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन भी है। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन का मतलब है कि ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन फॉर्मेशन करना। और यूरिन फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, जब नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट होकर बोमेन कैप्सूल में आता है। बोमेन कैप्सूल से जब वो ट्यूबुलर पार्ट से गुजरता है तो उसमें से भी नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से भी जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो जो है रीनल जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके द्वारा रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। जबकि जो एंड में जो यूरिन बनता है वो ओनली 1 to 1.5 लीटर ही बनता है। तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है एक दिन में वो 1 to 1.5 लीटर भी ही बनता है। तो होप करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। थैंक्स।